नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका बहुत स्वागत है। नेपाल में भूकंप के झटकों से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। बता दें कि नेपाल के कई इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और हताहतों की जानकारी भी ली जा रही है। नेपाल में 6.4 तीव्रता के आए इस भूकंप का प्रभाव भारत के कई राज्यों में भी महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं है। नेपाल में रुकुम वेस्ट जिले में अधिक प्रभाव देखा जा रहा है, जहां मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि शुक्रवार लगभग आधी रात को नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद भूकंप के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक शनिवार सुबह तक मौत का आंकड़ा आपको बता दें सुबह तक 200 के पार पहुंच चुका था। वहीं अगर अभी तक की बात की जाए तो लगभग 250 के आसपास का मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसका कोई अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम क्षेत्र में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखा गया है। यहां अब तक 105 और 36 लोगों की मौत हो चुकी हैं। जाजरकोट में 105 जबकि रुकुम में 36 लोगों की मौत हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हालात का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। वो जाजरकोट पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी नेपाल के भूकंप में हताहत होने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद करने का भरोसा भी दिया है। बता दें कि नेपाल में साल 2015 में भी 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जिससे भारी तबाही इस भूकंप ने मचाई थी। इस दौरान करीब 9000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप ने देश का पूरा भूगोल ही बिगाड़ कर रख दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के आपको बता दें टेक्टोनिक एक्सपर्ट जेम्स जैक्सन ने बताया है कि भूकंप के बाद काठमांडू के नीचे की जमीन 3 मीटर यानी करीब 10 फीट दक्षिण की ओर खिसक गई है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी एवरेस्ट के भूगोल में किसी तरीके के बदलाव के संकेत नहीं है। बता दें कि नेपाल में आया यह भूकंप 20 बड़े परमाणु बमों जितना शक्तिशाली था। अब 2023 में भूकंप ने एक बार फिर से नेपाल में तबाही मचाई है। सवाल ये है आखिर कि बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या ये छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की घंटी लगातार घंटी बजा रहे हैं, हमको संकेत दे रहे हैं? क्या आने वाले समय में देश को किसी बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है? अगर हां तो फिर इससे बचने के इंतजाम क्या है? समय रहते इससे कैसे बचा जा सकता है? तरफ खिसक रहा भारत। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेटों का एक नया नक्शा तैयार किया था। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच माइक्रो प्लेट के नक्शे को शामिल किया गया। कहा गया कि भारत यूरोप की तरफ खिसक रहा है। दो प्लेटों के टकराव से हिमालय सहित उत्तरी हिस्सों में भीषण भूकंप की आशंका है। क्यों आता है भूकंप? हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस गड़बड़ी के बाद भूकंप आता है। क्यों आता है भूकंप? शनिवार को नेपाल में आए भयंकर भूकंप में जहां 1.5 सैकड़ा लोगों की सुबह तक ये आंकड़ा था, हालांकि अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है।
लगभग 250 लोगों की जान चली गई है। वहीं भारत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला है। भारत में पहले भी कई ऐसे भयानक भूकंप आ चुके हैं जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। आइए दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। आपको बता दें, भारत में 5 सबसे बड़े भूकंप अब तक आए हैं। इसके अलावा भूकंप आने के तमाम कारण हैं, इन कारणों को हम जानेंगे। हमारे साथ बीके जोशी जी हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र शर्मा संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम वहाँ के हालात जानेंगे भूकंप आने के बाद की वहाँ की स्थितियाँ, किसी तरीके की नुकसान की वहाँ पर कोई संभावना, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीके जोशी सर, आपका बहुत स्वागत है, आपने के न्यूज को समय दिया। मुनेंद्र शर्मा, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। जिस तरीके से कल रात में भीषण भूकंप आया, पूरा लगभग उत्तर भारत इससे प्रभावित हुआ। ऐसे में नोएडा में इसका कितना प्रभाव देखने को मिला, लोगों में कितना पैनिक देखने को मिला और लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रात 11:35 के आसपास नोएडा में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और 11:35 से 37 के बीच में कई बार भूकंप के झटके काफी तेज लोगों ने महसूस किए। तो उसके बाद में जो दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार नोएडा में भूकंप आ रहे हैं और इस दिल्ली एनसीआर में तकरीबन पिछले 2 महीने की बात अगर की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आए। पहले ऐसा नहीं होता था, कभी कभार भूकंप देखा करते थे या महसूस किए जाया करते थे, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर जो भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी है लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है, उससे लोगों में डर का माहौल है। और जो रात भूकंप आया उसने भी उसी की पुनरावृत्ति फिर से की है। तो जो रात माहौल था, लोग अपने घर से बाहर निकल आए, काफी देर तक लोग अपने घर के अंदर नहीं जा पाए और ये लगातार भूकंप किसी ना किसी बड़े अनिष्ट की ओर आशंका दे रहे हैं। क्योंकि जो ना दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो नोएडा के अंदर है। नोएडा में आपको लेकर के 25 फ्लोर से लेकर के और 45-50 फ्लोर तक की बिल्डिंग भी आज के टाइम में है। और हल्की ये प्लेट सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आती है। अगर भूवैज्ञानिकों की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की जो अंदर की प्लेट्स हैं, जमीन के अंदर की प्लेट्स हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आती है। तो कहीं ना कहीं अगर बार बार भूकंप आता है और बार बार ये दिक्कतें हो रही हैं तो यहाँ पर लोगों के मन में जो भय का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी मुनेंद्र, जिस तरीके से अब स्ट्रक्चर ऐसा बनता जा रहा है, लोग ऊंची ऊंची इमारतों में घर लेना पसंद करते हैं। अब तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा है। लोगों में जिस तरीके से अब ये फैशन बन गया है ऊंची ऊंची इमारतों में, हालांकि इमारतें बन भी रही हैं, लोग उनमें खरीदारी कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं और ऐसी इमारतों में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति जब भूकंप की स्थिति बनती है तो इन लोगों में लगातार ये स्थिति बनती है कि लोग बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चूंकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है और लोग हालांकि इसी फैशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हाई स्टोरी बिल्डिंगों में लोगों के आवास लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसी सुविधाएं देखा जाता है कि ऐसी बिल्डिंगों में नहीं होती हैं। तो लोगों में इसको लेकर कोई जागरूकता देखने को मिल रही है जबकि लगातार भूकंप सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अगर दिल्ली एनसीआर में नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के अंदर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, इनमें जो निर्माण सामग्री है या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए या भूकंप रोधिता की बात की जाए तो कहीं भी ये चीज नहीं देखी जा रही है। अगर पहले भी काफी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर इस भूकंप रोधी के बारे में बात की जाए तो भूकंप रोधिता के बारे में अगर बात की जाए नोएडा की बिल्डिंग्स के बारे में तो 85-90% तक बिल्डिंगें इस स्लैब में नहीं आती कि वो तेज भूकंप के झटके को बर्दाश्त कर सकें। जी, लेकिन जो फैशन आपने बताया कि फैशन के रिगार्डिंग लोग वहां पर रह रहे हैं, तो ये फैशन एक्चुअली कहीं ना कहीं जानलेवा की तरफ जानलेवा सिद्ध होने वाला है। क्योंकि लगा जिस तरीके से कल 6.4 का भूकंप जो कि नेपाल में हुआ था, अगर ये नोएडा या नोएडा के आसपास होता तो आज यहाँ पर इतनी बड़ी जनहानि होती कि उसको कवर करने के लिए शायद मेरे शब्द कम पड़ेंगे।
और जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्डिंगों का है, किसी भी अपार्टमेंट के अंदर अगर मैं जाके देखूं या अपार्टमेंट के बाहर आपको दिखाऊं, तो जो आज की डेट में स्लैब ऐसे गिरने लगते हैं, आप हाथ लगाएं कंस्ट्रक्शन पे तो पूरा कंस्ट्रक्शन हाथ में आ जाता है। तो बहुत बुरा हाल है। अगर ऐसी कोई बड़ी घटना यहाँ पे हुई या रिएक्टर पैमाने का कोई ऐसा बड़ा सूचकांक यहाँ पे बढ़ा, तो बहुत बड़ी तबाही नोएडा में देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। बिल्कुल मुनेंद्र, बीके जोशी सर आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से मुनेंद्र ने बताया कि ये घटना नेपाल में घटी, अगर ये भारत में अगर ये घटना घटी होती तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। जिस तरीके से सर लगातार अभी भूकंप के बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि भारत में अभी पिछले हफ्ते में 2 बार ऐसी घटनाएं भूकंप के सामने आई, हालांकि उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब बार बार इस तरीके से भूकंप आ रहे हैं, हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? चूंकि हमारे खासकर मेट्रो सिटीज़ की अगर बात की जाए, दिल्ली, नोएडा और तमाम ऐसे शहर हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इस तरीके के अगर भूकंप यहाँ आएंगे तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए डरने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तो एक तरह से खतरों के खिलाड़ी हैं जी। जब समय 45 मंजिल की इमारत बन रही थी तो हम ही लोगों ने बनवाई ना, कुछ किसी सरकार ने तो नहीं बनवाई। बिल्कुल, परमिशन सरकार ने दी, जरूर किसी एजेंसी ने दी, खैर छोड़िए। मेन बात यह है कि जो भारतीय प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट के अंदर औसतन 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंस रही है। औसतन बोल रहा हूँ, 5 से 15 सेंटीमीटर तक होती है दर जी। तो जब एक स्थिर प्लेट है और उसके अंदर एक प्लेट धंस रही है तो क्या होगा कि उस टक्कर से हिमालय उठेंगे, पर्वत उठेंगे। तनाव बहुत है वहां पर। इस तनाव के कारण ये भूकंप आते हैं और ये भूकंप आते रहेंगे। जैसा अभी चर्चा हो रही कि बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, तो ये तो भूगर्भ की बातें हैं ना, इसके बारे में तो कोई बता नहीं सकता कि बार बार क्यों आ रहे हैं। लेकिन कारण यही है कि जो प्लेटें हैं वो मूव करती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा है उसके ऊपर गर्मी बहुत है। जहां जहां गर्मी रिलीज होती है वहां वहां प्लेटों का मूवमेंट बढ़ जाता है। जब प्लेट मूव करेगी तो भूकंप आएंगे। तो भूकंप में देखिए, अब आप इस बात पर एक चीज को गौर करिए कि आप जो भी चित्र दिखा रहे हैं नेपाल के, वहां का कंस्ट्रक्शन देखिए और नोएडा का कंस्ट्रक्शन देखिए। क्या हमारे नोएडा में ऐसा कंस्ट्रक्शन है? नहीं है। ये कच्चे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, लकड़ी और कच्ची चिनाई के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये जरा से भूकंप में गिर जाते हैं। हमारे यहाँ इतना हालत खराब नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, इसमें जो भूकंप से बचाव के उपाय होते हैं वो उचित होने चाहिए। यानी 2 इमारतों के बीच में उचित दूरी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इमारत दूसरे के ऊपर गिर पड़े। तीसरी बात यह है कि जिस समय भूकंप आता है, तो अभी आप एक क्लिप दिखा रहे थे जिसमें लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे जी। आप सोचे कोई 10वीं या 20वीं मंजिल पर है, वो सीढ़ी से कितनी देर में नीचे उतरेगा? जब तक नीचे उतरेगा तब तक तो काम हो चुका होगा, भूकंप अगर तीव्र आता तो। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है। जापान ने रेस्क्यू की बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसमें कि आपकी बालकनी से ही ऐसी शूट होती है कि सड़क से आप विदिन सेकंड आप नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह के निर्माण हमको करने पड़ेंगे जहां पर कि सुरक्षा का, जान की सुरक्षा का उचित बंदोबस्त हो। माल के बारे में तो कहा नहीं जा सकता, वो तो निर्भर करेगा भूकंप की तीव्रता के ऊपर और भूकंप कहां पर आया, किस जगह पर आया, उसके ऊपर। बीके सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में 2015 में जैसा कि आप जानते हैं भीषण भूकंप की को झेल चुका है नेपाल। नेपाल में इस तरीके के भूकंप बार बार आने का कारण क्या है सर? 2015 में लगभग 9 से 10 हज़ार लोगों की जानें गई थी और नेपाल इसके बाद भी लगातार भूकंप के चपेट में आता रहा है और एक बार फिर से ये बड़ी त्रासदी नेपाल के लिए है। जी, आप अगर हिमालय के नक्शे को देखें जी, तो वो सुदूर उत्तर से लेके और पूर्वोत्तर तक एक आर्क बनाता है। उस आर्क में निरंतर दबाव पड़ रहा है। उस दबाव के केंद्र में है नेपाल और उत्तराखंड का सेंट्रल केंद्रीय यानी कुमाऊं का विभाग, सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल उत्तराखंड, केंद्रीय उत्तराखंड, जहां पर कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, ये सारे जिले उसके क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो तनाव उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, इसको लेकर के हमारे पद्म विभूषण प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया ने
और एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट रोगर बिलहम ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस क्षेत्र में कभी भी बहुत जबरदस्त भूकंप आ सकता है। तो ये जब चेतावनियां ऑलरेडी दी जा रही हैं, तो निर्माण को लेकर के काफी सख्ती बरती जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किया जाना चाहिए, लेकिन इसको अच्छी तरह से ठोक बजा के देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर, हम आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आप अपनी बात रखिए। कहना चाहता हूँ, जो ये भूकंप के झटके आते हैं जो आदमी को महसूस होते हैं, ऐसे में जैसे जैसे लोग समरसेबिल बनवा लेते हैं, तलघर नीचे बनवा लेते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए जो घातक बन जाता है, इसमें सरकार को कोई सोचना चाहिए, कदम उठाने चाहिए कि नीचे तलघर की ना दें उनको इजाजत और ना ही समरसेबिल पे। इससे ज्यादा झटके महसूस होते हैं, इससे आदमी की जान मान का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल सुरेश, आपका सवाल जायज है। हम अपने एक्सपर्ट से इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आप अभी कहाँ पर हैं? और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेपाल में भूकंप ने भीषण तबाही मचा रखी है, तो अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां की? और जहां आप मौजूद हैं वहां भूकंप का कितना प्रभाव है? सुरेंद्र, हमें सुन पा रहे हैं आप? सुरेंद्र, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुरेंद्र, हमारा सवाल है, आप भारत नेपाल सीमा पर हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, आप जिस जगह पर हैं वहां पर भूकंप का कितना असर देखने को मिल रहा है? लोगों में किस तरीके की चर्चाएं हैं और नुकसान कितना हुआ है, जैसा कि खबरों में आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, ये आवाज मिल रही है? आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, मैं यहाँ पर इस समय भी नेपाल पे हूँ और मौके की स्थिति पर हूँ। और बात करें, कल तो 6 पॉइंट की 3 से तीव्र गति से बहुत तगड़ा भूकंप आया था, जिसमें हजारों मकान जमींदोज हो गए और 129 लोग मृतक हो गए, जो 140 लोग घायल हैं। तो पुष्पदयाल कमल प्रचंड, जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, मौके पर सवेरे पहुंचे, लेकिन तीव्रता इतनी थी भूकंप से कि पूरा नेपाल सहमा हुआ है इस समय पर, और नुकसान बहुत हो गया है। 129 लोग मारे जा चुके हैं, छोटे बड़े जो भी हों। और मटगल जो नगर पालिका है, रुक्मी पश्चिमी है और जाजरकोट है, दोनों ही इलाकों में मृतकों की संख्या 129 पाई गई है। और दोनों ही नगरपालिका क्षेत्र में, एक नगरपालिका क्षेत्र में जो सिटी मेयर थी वो भी खत्म हुई है, इसमें चपेट में आई है। तो वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आके जायजा भी लिया था और उन्होंने राहत सामग्री और 3 हेलीकॉप्टर जो लगा रखे हैं लगातार, और उन्होंने सभी दलों से गुजारिश कर रखी है कि सब मिलजुल कर यहाँ साथ दें और सहयोग करें। और उन्होंने इस घटना पर भी दुख व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता की मदद की बात की है। और वहीं देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी ट्वीट आ चुका है कि नेपाल की तरफ से पूरी तरह से मदद की जाएगी। लेकिन अगर भूकंप की बात करें, तो सबसे तगड़ा भूकंप जो रात देखा गया है और जो आया है, उसकी क्षति कभी नहीं हो पाएगी। और बहुत तगड़ा भूकंप था और अभी भी लोग सहमे हुए हैं। सुरेंद्र, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। लोग, चूंकि घायल लोग हैं, उनको अस्पतालों में ले जाया गया है। तो अस्पतालों में लोगों को ले जाया जा रहा है, तो वहाँ समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? लोगों को मदद पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि नेपाल सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ 3 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। और जो एयरलिफ्टिंग की मदद से सैनिक अस्पताल हो, और चाहे साथ का जो रुकुम पश्चिमी के पास जो भेरी अस्पताल है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी क्या कहते हैं 150 बेडों की व्यवस्था करा के उनकी व्यवस्था की जा रही है। और 11 लोगों का डॉक्टरों का दल है, वो वहाँ मौके पर है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाँ सुरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत लोग मलबे में दबे हैं। उसके बारे में क्या जानकारी है? लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, उनको निकालने की कैसी तैयारियां की जा रही हैं, कैसे उनको निकाला जा रहा है? और जो घायल हैं उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकी हैं? बिल्कुल, अगर घायलों की बात करें तो अभी 140 लोग घायल पाए गए हैं और लोगों को निकाला भी जा रहा है, और 129 लोगों की मौत हो गई है। और लेकिन अभी भी तलाश जारी है कि कोई कहीं मलबे में दबा तो नहीं है, उसका भी रेस्क्यू जारी है।
और बात करें राहत सामग्री की, टेंट वेंट की, तो व्यवस्था नेपाल सरकार द्वारा की जा रही है। धीरे धीरे शाम तक जो लोगों को राहत की सामग्री है वो भी लगातार दी जा रही है। और बात करें इलाज उपचार की, तो उपचार भी दिया जा रहा है। जी सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर दिल्ली की बात की जाए, भूकंप का असर दिल्ली में भी देखने को मिला है। दिल्ली में कितना असर भूकंप का दिखा है? कल रात जो भूकंप आया और लगातार इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप दिल्ली में महसूस किया गया था, हालांकि उसकी भी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी। और कल के भूकंप की भी अगर तीव्रता की बात की जाए तो उत्तर भारत और दिल्ली में बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं थी। दिल्ली में कितना इसका असर दिखा है और दिल्ली के लिए भूकंप कितना ज़्यादा खतरनाक है? जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो तीव्रता देखी गई थी वो 5.9 की देखी गई थी। और उसके बाद में जैसे ही लोगों को पता चला कि दिल्ली में भूकंप के झटके आने में, जिन जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए वो अपने घरों से निकलकर बाहर मैदान में पहुंच गए थे और काफी सारी भीड़ वहां देखने को मिली थी। और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में भी जो तीव्रता देखने को मिली थी वो 6.3 के आसपास की थी। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई है कि कहीं पे भी भूकंप की वजह से किसी को क्षति पहुंची हो। लेकिन दिल्ली के अंदर भूकंप का तेजी से आना, दिल्ली को खोखला जो किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली मेट्रो द्वारा, उसकी वजह से दिल्ली में जो समर्सिबल किए जाते हैं, दिल्ली में जो अवैध निर्माण किए जाते हैं, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो झटके लगते हैं वो तीव्रता से लगते हैं। और दिल्ली के लोगों को इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कब हमारा मकान भूकंप के झटकों से नीचे न गिर जाए। तो उसी के चलते अभी तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो रात को 11:30 बजे, यानी कि 11:30 पर वो झटके महसूस किए गए थे। और 6 से 7 सेकंड में ही पूरी दिल्ली दहल गई थी, जबकि बताया ये जा रहा था कि 30 से 35 सेकंड के हैं, लेकिन वो चीज गलत थी। लेकिन जो महसूस जिन लोगों ने झटके किए हैं उसकी जो टाइमिंग थी वो 6 से 7 सेकंड की थी, लेकिन 6 से 7 सेकंड में भी पूरी दिल्ली दहल चुकी थी। जी जी हाँ प्रवीण, हमारे साथ आप बने रहिए। बीके जोशी सर के पास हम एक बार फिर से आना चाहेंगे। जोशी सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि एक दर्शक ने भी हमारे एक उसका छोटा अंश जानने की कोशिश की थी। हमारा भी वही सवाल है कि जिस तरीके से अब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, जमीन को खोद के कई मंजिल, 3-3, 4-4 मंजिल नीचे जाके बहुत ज़्यादा सभी देशों में लगभग चल रहा है। मेट्रो बन रही है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, 4-4, 5-5 मंजिला जमीन के नीचे जाकर बन रहे हैं। क्या उनका भी असर भूकंप के कारण वो कंस्ट्रक्शन भी है क्या? पता ही नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, भूकंप आ रहा है पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे, और आप बात कर रहे हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 फीट नीचे की। जी, तो ऐसा नहीं है। भूकंप जो आता है वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर ही कम से कम 60 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची एल्यूमिनियम की परत है। यानी जो जिस इलाके में हम लोग हैं, दिल्ली रिज का पार्ट छोड़ दीजिए, मैं अभी जहां से बोल रहा हूँ ये रिज के ऊपर है। रिज के ऊपर तो भूकंप का पता ही नहीं चला, लेकिन जो एल्यूमिनियम का इलाका है तो वो वहां पर काफी मोटा रेत का ढेर है। ढेर का मतलब परत है। उतनी परत जो है वो गद्दे की तरह काम करती है। उसमें भूकंप से इस तरह का नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान तब होता है जब अचानक वो रेत का ढेर जो है, वो रेत की लेयर जो है कोलैप्स कर जाए। कोलैप्स तब करेगी जब उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा होगी कि सारी रेत मेल्ट कर जाए। लेकिन अगर पानी जब निकालते हैं, एक आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है कि जिस समय हम भूगर्भ जल निकालते हैं और इतना जल निकाल देते हैं कि वहां पर पानी खत्म हो जाए बिल्कुल, तो रेत के कण जो है कोलैप्स करते हैं। उस कोलैप्स करने से क्या होगा कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनेगा, जो कि किसी एक कमजोर इमारत को असर कर सकता है या किसी सिंगल स्टोरेज घर को असर कर सकता है। लेकिन जो ये बड़ी इमारतें होती हैं जिसको देख कर डर लगता है, ये बड़ी मेहनत से, इसके पीछे इंजीनियर लोग बहुत मेहनत करते हैं। बेईमानी की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात बता रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि भूकंप इसको आसानी से हिला न सके। बीके जोशी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं भूकंप की। पिछले रात जो भूकंप आया है देश में, तो
बहुत ज़्यादा प्रभाव हालांकि नहीं डाला है उसने, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में तबाही हुई है वो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि लगातार इस तरीके के भूकंप से हज़ारों लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन चूंकि ये कुदरती घटना है, लेकिन उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बीके जोशी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मुनेंद्र शर्मा संवाददाता नोएडा से बने हुए हैं, जयवीर माबी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शोएब संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुरेंद्र गुप्ता नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपके पास हम आना चाहेंगे। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो इस भूकंप का गाजियाबाद में कितना असर देखने को मिला है, लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं, और गाजियाबाद चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद भी ऐसे क्षेत्र में आता है जहां ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं और लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना पसंद करते हैं। गाजियाबाद के लिए कितना ये भूकंप असरदार रहा? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रात को 11:35 पर 11 सेकंड के लिए भूकंप के 2 झटके गाजियाबाद में लगे और उस झटके के दौरान चाहे पंखे हों या अन्य ऐसे सामान जो हिले, जिससे लोगों में एक भारी दहशत, क्योंकि जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही भूकंप के झटके आने शुरू हुए, लोग अपनी बिल्डिंगों से उतरकर नीचे पहुंचे और जो एक स्थान था, सार्वजनिक जगह थी, वहां पर जाकर खड़े हुए। यानी कि काफी दहशत यहाँ पर गाजियाबाद के लोगों में देखी गई। तो स्तर की बात करें, तीव्रता की बात करें तो 5.9 रिएक्टर पर इसकी जो तीव्रता वो नापी गई थी। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की बात करें या देश भर की बात करें तो जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके आते हैं, जैसा कि हमारे अभी जोशी जी ने बताया था कि जो भूकंप है उसका प्रभाव हाई राइज बिल्डिंग्स पर कम पड़ता है, लेकिन जिस तरह से लगातार जनपद गाजियाबाद की हम अगर विशेष तौर पर बात करें, यहाँ पर तमाम तरह की ऐसी इकाइयां हैं जो भू दोहन यानी कि जो जल दोहन पर लगी हुई हैं और लगातार बड़े स्तर पर यहाँ पर जो जल दोहन होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये घटनाएं, जब पानी की जमीन पर कमी होगी तो जाहिर सी बात है तो ये तमाम चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। काफी समस्याएं जनपद को आने वाली है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। तमाम देश के तमाम जगह के लोग गाजियाबाद में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और तमाम रोजगार के साधन संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन लोगों को जनसंख्या जो घनत्व है लगातार बढ़ रहा है। मकानों की बात करें, फ्लैट की बात करें, उनकी मांग यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग्स है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं, वो मकान की जब अनुमति प्रशासन से या आवास विकास या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हम बात करते हैं तो जयवीर से कहीं ना कहीं, हाँ, जयवीर अपनी बात कंप्लीट करिए। जी जी, तो धरातल पर जब हम देखते हैं तो जो बिल्डिंग 10 माले की तय हुई थी, यानी कि जिसका नक्शा 10 मंजिल बनना था, वो जब तैयार होती है तो उसका मंजिल 22-25 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जान है, जो आम नागरिक है, उनकी जान को खतरा भी है, क्योंकि जब नियम विरुद्ध चीजें बनाई जाएंगी, जो उनका स्ट्रक्चर है वो 10 मंजिल का होगा और उस पर 20 मंजिल खड़ी कर दी जाएंगी। और ऐसे में यदि भूकंप आता है तो आने वाले समय में, हालांकि अभी तक की हम बात करें तो जो भूकंप है लगातार लोगों को डरा रहा है। जो भूकंप की जो दहशत है लोगों के दिलों में, दिमाग पर छाई हुई है, क्योंकि कई बार अगर हम बात करें कुछ ही दिनों की, लगभग 2 से 4 महीने की, तो इस 2 से 4 महीने में भी कई बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब अपने मकानों में सोने से पहले डरते हैं कि रात को भूकंप ना आ जाए। ऐसे में हालत उन लोगों की ज्यादा खराब होती है जो 4 मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, जो 20 मंजिल या 12 मंजिल 18 मंजिल पर रहते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि लिफ्ट में एकदम से दबाव बनता है, लोग नीचे उतरना चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट जो है वो उसकी एक लिमिटेड दायरा है, उसमें 8 से 10 लोग आ सकते हैं। और लोगों रहने वाले जो लोग हैं उनकी अनुपात की बात करें तो एक मंजिल पर कम से कम, एक फ्लोर की बात करें हम तो उस पर कम से कम अगर 10 फ्लैट बने हुए हैं तो 10 मकान में आप समझ सकते हैं कि 70 से 80 आदमी, लगभग 40-50 आदमी रहते होंगे। तो ऐसे में 20 मंजिल के मकान से नीचे उतरना कितनी दुविधा का कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी समस्याएं लोगों के सामने आने वाली हैं। जिस तरह से इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं आपको कि जल दोहन की जो बात आ रही है, वो जल दोहन भी इसका एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि गाजियाबाद में तमाम जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां, उनके अलावा भी ऐसी हजारों की संख्या में, क्या कहूं मैं, कम से कम लाखों की संख्या ऐसी फैक्ट्रियों की होगी जो अवैध तरीके से चल रही है, चाहे जींस रंगाई की फैक्ट्री हो, डाइंग फैक्ट्री हो, अन्य ऐसे बहुत सारे जो फैक्ट्रियां हैं जो
जमीन से पानी निकालती हैं, लेकिन उस पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो अवैध फैक्ट्रियों का जो जल दोहन चल रहा है, उस पर सरकार को निगाहें रखनी चाहिए। जिला प्रशासन को जबीर इसका जवाब बीके सर से ले लेते हैं कि इसका भी क्या भूकंप पर इसका असर देखने को मिलता है। बीके सर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेटें लगातार आपने जैसे कि बताया टूट रही हैं, आपस में टकरा के टूट रही हैं, तो क्या ये भविष्य में बड़े खतरे को इशारा कर रही हैं? और दूसरा सवाल हमारे संवाददाता ने कहा कि जिस तरीके से जल दोहन बड़ी मात्रा में हो रहा है, इसका भी असर क्या भूकंप पर देखने को मिलता है? देखिए, टेक्टोनिक प्लेटों के खसकने से भूकंप आते हैं और उनके ही मूवमेंट पर भूकंपों का आना निर्भर करता है। भूकंप की तीव्रता वगैरह सब उसी पर निर्भर करती है जी। रहा सवाल जल दोहन का, तो जल दोहन से भूकंप नहीं आते, ना आ सकेंगे। हाँ, जल दोहन से कुछ इमारतें जो कि ऐसी जगह पर बनी है जहां से नीचे से सारा पानी निकाल लिया गया है और रेत बिल्कुल सूख गई है, वहां पर सैंड कोलैप्स कर जाएगी। तो किसी एक इंडिविजुअल घर के ऊपर या किसी एक बड़ी बिल्डिंग अगर है, जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसमें तो दरारें पड़ जाएंगी, पक्की बात है। छोटी बिल्डिंग अगर है तो वो कोलैप्स कर सकती है। आगरा वगैरह में ऐसे केसेस हो चुके हैं पास में। आगरा में, बाराबंकी में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि जल दोहन के कारण छोटा घर जो है कोलैप्स कर गया। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग इतनी आसानी से कोलैप्स नहीं करती। अगर वो करती है कोलैप्स तो दो कारणों से। एक तो भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, जैसे कि गुजरात अर्थक्वेक में हुआ था, आप सभी ने देखा होगा 2004 के अर्थक्वेक में, 2001 के अर्थक्वेक में। और उसके अलावा जो भी बिल्डिंग आज बन रही है, अगर उनमें बनाने में गड़बड़ी की गई है, जैसा अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि 8 मंजिल की बिल्डिंग है, नक्शा पास हुआ है, 20 मंजिल की बना दी है, इस तरह के जितने भी काम हुए हैं। अब ये तो अगर आप आत्महत्या पर उतारू हो जाए, आप ट्रेन की पटरी पर लेट जाए, तो क्या आप रेलवे ट्रेन चलाना बंद थोड़ी कर देंगे ना? बिल्कुल। तो ये तो मकान बनाने वालों की वो है और जिन्होंने परमिशन दी है उनकी वो है। इसमें तो हम भूकंप को दोष नहीं दे सकते, प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल सर। बीके सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता शोएब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ की अगर बात की जाए, चूंकि उत्तर भारत में लगभग उत्तर भारत में पूरे एरिया में भूकंप का असर देखने को मिला, लखनऊ में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला है। लखनऊ में इसका कितना प्रभाव दिखा और लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं भूकंप आने के बाद दिखी? बिल्कुल कपिल, आपको बता दें कि जो जिस तरह से भूकंप राजधानी लखनऊ में आया है देर रात, ये एक बड़ी घटना थी। काफी लोग डरे सहमे थे। जिस तरह भूकंप 11:33 पर पहला भूकंप का झटका महसूस हुआ है, उतने पर ही लोग दंग रह गए कि आखिर खुद हिल रहे हैं या फिर भूकंप आया है। दूसरा झटका जब लखनऊ में लोगों को लगा, तब उनको महसूस हुआ कि ये भूकंप है। जिस तरह से लोग डर के अपने अपने घरों से बाहर निकले, ज्यादातर डरे सहमे लोग तो फ्लैट में रह रहे लोग, उनको डर लगा क्योंकि ये भूकंप का झटका जिस तरह से फ्लैट में लोग भाग रहे थे। काफी लोग तादाद में लोग फ्लैट में रहते हैं, काफी फ्लैट होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया था कि वो पूरी तरीके से भाग निकले। हालांकि जिस तरह से भाग निकले लोग, काफी लोग दंग रह गए कि भूकंप के झटके से लोग देर रात तक सो नहीं पाए। यही डर समाया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर भूकंप आए, तो इसके कारण काफी लोग देर रात तक जगते रहे। हालांकि आपको बता दें, अस्पतालों का भी यही हाल रहा, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो भी मरीज, क्योंकि तीमारदार जितने रुकते हैं वहां पर, वो सब जगते रहते हैं देर रात तक। जिस तरह भूकंप आया है, अस्पतालों में भी ये डर समाया है लोगों को कि जिस तरह भूकंप का झटका महसूस हुआ है। हालांकि आपको बता दें, भूकंप के झटकों के साथ लखनऊ में फिलहाल कोई जनहानि इस तरह नहीं हुई जिससे लोगों को काफी नुकसान हो। हाँ, हालांकि आपको बता दें कि नगर निगम या फिर जो है नगर निगम की इस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयारी की। जो भी फ्लैट अवैध तरीके से बन रहे हैं, इस पर कड़ा रोक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिना नक्शा पास किए फ्लैट बन रहे हैं, वो काफी समस्याएं लोगों को आती हैं। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल भी सकता है, और जिस तरह से नगर निगम कड़ी सख्ती से अब आदेश जारी कर कार्रवाई करेगा। जी हाँ शोएब, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि राजधानी है लखनऊ में भी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें लगातार बन रही हैं, तो क्या मानक जो इन बिल्डिंगों की बन रही हैं, इन बिल्डिंगों का मानक चेक किया जाता है कि ये भूकंप रोधी है नहीं है? इनकी क्वालिटी कैसी है, जिससे कि अगर इतनी ऊंची इमारतें अगर ये बन रही हैं और अगर भूकंप आता है या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये उस आपदा और भूकंप को झेलने के लायक बिल्डिंगें होती हैं? कोई मानक जांच वगैरह होती है?
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जांच के लिए आपको बता दें आदेश नगर निगम कार्रवाई तो करता है और सख्त आदेश भी देता है। हालांकि अब ये नक्शा पास होने के बाद में जिस तरह बिल्डिंगें बनती हैं, मटेरियल क्या लगा रहा है क्या नहीं, क्योंकि आला अधिकारी भी, कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो इनकी मिली भगत से ये कार्य चलता है। हालांकि जो बिल्डिंगें सीज होती हैं, सील होने के बाद में उनको पैसा दे करके इनको बहाल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है सील होने के बाद में। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है, क्योंकि आपको बता दें पूर्व में भी हजरतगंज चौराहे पर जिस तरह से बिल्डिंग धंसी थी और काफी लोग उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, काफी लोग रेस्क्यू कर काफी घंटे रेस्क्यू चला था। अगर हजरतगंज में भी एक हादसा हुआ था, क्योंकि वो पुराना अपार्टमेंट बताया जा रहा है, अपार्टमेंट जिस तरह से धंसा था, काफी लोग उसमें मौजूद थे उस समय, काफी समस्या लोगों को आई थी। हालांकि अब देखने लगे तो कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है, सरकार इस पर क्या कड़ा रुख करती है, क्योंकि ये भूकंप है, भूकंप के झटके कब किस समय किसी को ये जानकारी नहीं होती, क्योंकि काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि नेपाल की सीमा में 100 के आंकड़े पूरे तरीके से पार हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं। हालांकि अब ये भारत देश था, भारत में हादसा होने से टला है। ये काफी अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कुछ रुख करती है। हाँ शोएब, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र गुप्ता के पास हम जाना चाहेंगे। सुरेंद्र, आप नेपाल से सीधा जुड़े हुए हैं, आप जमीन पर हैं, वहीं से सीधा जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सुरेंद्र, अगर बात की जाए अभी की यहाँ की स्थिति की, तो कैसी स्थिति बनी हुई है लोगों में? अब चूंकि कल भूकंप आया था, लोगों में राहत बचाव कार्य तो चल ही रहा है, अभी वहाँ प्रशासन की व्यवस्थाएं और जहाँ आप मौजूद हैं, अभी आप कहाँ मौजूद हैं, और वहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वहाँ की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, और ऑल ओवर अगर नेपाल की बात की जाए तो क्या अभी कोई अपडेट मिली है, मौतों का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेपाल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है इस भूकंप से। ये कल के जो भूकंप ने जो भारी तबाही मचाई है, इससे लोग सहमे हुए हैं, और अभी भी रात को मुझे लगता है कि अब डर से लोग सो नहीं पाएंगे और घरों से बाहर ही लगभग सो पाएंगे। और बात करें मौके की, जाजरकोट की और रुकुम पश्चिम की अगर बात करें, जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां हजारों मकान जमींदोज हो गए, और जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जायजा लिया था, और अभी हमने बयान भी भेजा था दर्शकों को दिखाने के लिए, पुष्प दल कमल प्रचंड का, नेपाली भाषा में भले ही दिया था लेकिन उसका हिंदी मैंने कन्वर्ट करके भेज रखा है, जो उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों से और सहयोग की अपेक्षा की है, और वहीं देश के प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका उत्तराखंड के बगल से लगा हुआ है और करीबन हजारों किलोमीटर की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड से लगी हुई है नेपाल की, तो सभी इलाकों में कहीं ना कहीं अभी कल पता लग पाएगा कि और कहाँ का नुकसान हुआ है। और कहीं पहाड़ी इलाकों में धुआं निकल रहा है, जिससे भूगर्भीय जो हलचल है वो अभी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि रात को अभी भी कुछ हो सकता है, ऐसे में लोग काफी सहमे हुए। और बात करें जो घायलों की और जो मृतक हैं, उनके मृतकों का जो पोस्टमार्टम चल रहा है, और जो घायल है उनका उपचार के लिए जो सैनिक अस्पताल है और चाहे भेरी जो अस्पताल है राजकीय सोलापुर में, उनको भर्ती कराया गया है। और स्थिति की अगर बात करें तो स्टाफ काठमांडू से आ चुका है और 3 हेलीकॉप्टर लगातार चल रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज राहत सामग्री लोगों को पहुंचा दी है। लोगों की आज की स्थिति, लोग आसपास के इलाके काफी सहमे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आज रात लोग सो पाएंगे, क्योंकि मैं अभी बॉर्डर के इलाके में हूँ। मैं सवेरे वहां था, मौके की स्थिति में था, और मैं खुद वहां पर देखा मैंने इन स्थिति को। मैंने सारी जो वीडियो है, जो जितने भी जो चित्र हैं, जो मैंने वहां चैनल को भेज रखे हैं, और यहाँ अभी काफी स्थिति सहमी हुई है। मनोज। हाँ सुरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि हमारा पड़ोसी है, बॉर्डर का लंबा बॉर्डर हमारा नेपाल से लगता है, क्या नेपाल के जो बॉर्डर के क्षेत्र के लोग हैं जो इससे पीड़ित होंगे इस भूकंप से, क्या हमारे भारत में भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो जहाँ वहाँ अस्पताल की उपचार की हमेशा कमी रहती है, और यहाँ जो उत्तराखंड से लेकर जो नेपाल के लोग जो मरीज आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, चाहे वो भूकंप हो या ना हो, लेकिन वहाँ इलाज का थोड़ा सा रहता ही है। इलाज के लिए लोग आदमी लखनऊ भागते हैं, दिल्ली भागते हैं नेपाल के लोग, और कहीं ऐसा ना हो कि जो ज्यादा गंभीर हालत हो उनको लखनऊ और दिल्ली के लिए रेफर किया जा सकता है। मनोज। हाँ सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बीके जोशी सर के पास एक बार फिर से हम आना चाहेंगे। जोशी सर, अगर नेपाल की हम बात करें, नेपाल चूंकि पहले भी भूकंप की बड़ी त्रासदी झेल चुका है, और एक बार फिर से नेपाल में ये बड़ी त्रासदी है, लगभग 250 लोगों की जान जाना और हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल आखिर क्या ऐसे डेंजर जोन में है, क्या भौगोलिक स्थिति में है, क्या बार बार नेपाल प्रभावित हो रहा है, और नेपाल ही भूकंप का बार बार मोस्टली जोन क्यों बनता है सर? वही जैसा मैंने आपको बताया कि जो हिमालय बने हैं जी, ये 2 बड़ी प्लेटों के टकराने से बने हैं, जो कि अभी टक्कर इनमें जारी है जी। इसलिए हिमालय का पूरा क्षेत्र जो है वो भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आता है।
तो क्योंकि सबसे खतरनाक जोन में आता है, तो वहां भूकंप आते रहे और भूकंप आते रहेंगे। जी पूरे हिमालय के लिए, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे हिमालय के लिए ये जरूरी है कि भवन निर्माण के ऊपर बहुत सख्त ध्यान दिया जाए। किस जगह पर भवन बन रहा है और क्या मानक है, और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है सारे मकानों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करे, चाहे वो सिंगल स्टोरेज मकान हो या मल्टी स्टोरेज मकान हो। आपको मैं बता दूं, देहरादून बहुत खतरनाक जोन में है, और देहरादून में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत पहले माइक्रो साइस्मिक जोनेशन करके बताया था कि फला इलाके में 3 मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बनेंगे। ज्यादातर देहरादून में सिंगल स्टोरेज की बात थी। जी साउथ देहरादून में ये था कि आप 3 मंजिल तक के मकान बना सकते हैं, लेकिन आज सबसे खतरनाक जोन में वहां पर 10-10 मंजिल की इमारत बन गई है। तो ये तो मतलब सरासर वो है। अब इसमें हम किसको दोष देंगे? अपने आप को दोष देंगे कि सरकार को दोष देंगे? किसको दोष देंगे? दोष की बात नहीं है, बात यह है कि हम गलती कर रहे हैं और फिर हम कहेंगे साहब देखिए भूकंप से हम बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल बीके सर, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी का क्षेत्र है, व्यापक पैमाने पर बड़ी बड़ी यहाँ बिल्डिंगें हैं। दिल्ली के लोग और दिल्ली का प्रशासन कितना तैयार है इन भूकंप की त्रासदी को अगर आती है तो उसके लिए कितना दिल्ली तैयार है? घनी आबादी भी है दिल्ली में और चूंकि इमारतें भी बड़ी बड़ी हैं। प्रशासन दिल्ली जो सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार रहती है, मुस्तैद रहती है। चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें, या डीसीडी की बात करें, या हम और जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी बात करें, तो भूकंप के झटके जब भी यहाँ लगाए जाते हैं, जब भी यहाँ लगते हैं, तो देखा जाता है कि सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग या फायर ब्रिगेड के लोग उसी टाइम वहाँ मुस्तैद होते हैं और जो भी राहत कार्य होता है उसमें जुट जाते हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और सभी लोगों की मदद भी करती है। जिस तरीके से पिछली बार जब भूकंप आया था, तो दिल्ली के कन्हैया नगर में एक इमारत गिरने की बात सामने आई थी, तो वहां पे फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस के जवान और बहुत सारी एजेंसियां और बहुत सारी एनजीओ वहां मदद के लिए पहुंची थी। जो मलबे में लोग दबे हुए थे, जो लोगों को हताहत में हुई थी, उससे उनको निकाला गया था और सभी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया था और उनके जितने भी नियम कानून थे सब पे अंकुश लगाया गया था। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पे भी ये चीज लागू होती है कि बिल्डिंगें, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, उनको जो भूकंप के झटके लगते हैं उससे रहित करके बनाया जाए। और यहाँ भी हिदायत दी जाती है कि 3 मंजिल से ज्यादा मकान ना दिए जाएं, ना बनाए जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जो भूमाफिया है यहाँ पे, वो 4 मंजिल का परमिशन लेके करीब 10 मंजिल तक बना देते हैं। लेकिन उसमें जैसा कि हमारे मनोवैज्ञानिक ने बताया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसमें गलती प्रशासन की बताएं या किसकी बताएं, वो देखने वाली बात होती है। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। जी प्रवीण, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। नोएडा की अगर बात की जाए, काफ़ी विकसित नोएडा को किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं नोएडा में हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंगें भी हैं जिसमें लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं, जो मानक विहीन इमारतें भी बनती नज़र आ रही हैं। ऐसे में नोएडा में कितना प्रशासन सतर्क है कि ऐसी बिल्डिंगों पर नज़र रखा जाए जिससे कहीं भी मानक विहीन बिल्डिंगें ना बने, भूकंप रोधी बिल्डिंगें बने, और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनमें बड़ी मात्रा में लोग रह रहे हैं। ऐसी कोई आपदा अगर आती है तो उनको सुरक्षित निकालने के लिए और लोगों को सुरक्षित सेफ जोन में पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से अभी तक आपको नजर आती हैं? अनम्यूट करिए मुनेंद्र। जी बिल्कुल। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी। अगर नोएडा की बात करी जाए, नोएडा अथॉरिटी की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही कह चुका है कि नोएडा प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जिसका कि अंग अंग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जो कि गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो जो प्राधिकरण पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो सही व्यवस्था को या सही तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए उसको कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही समस्या बार बार आती है कि जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनती है, सब में कमीशनखोरी का खेल होता है, अधिकारियों के साथ में खेल होता है, और उसके बाद में बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने अभी जो स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही कि अगर ये भूकंप की तीव्रता जो नेपाल में थी, अगर नोएडा में होती तो
जाहिर सी बात है कि इस पे जो भी संख्या है हताहतों की वो इतनी होती कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। और उसका सबसे पीछे उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर व्यवस्था जो है उसने कभी भी इस चीज को नहीं चेक किया कि यहाँ पर जो सामग्री लगाई जा रही है वो किस लेवल की लगाई जा रही है या किस तरीके से यहाँ पे इमारतों को तैयार करना चाहिए। स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं, बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो सुरक्षा के नाम पे सिर्फ लिपापोती पहले से यहाँ पर की जाती रही है। जी बिल्कुल मुनेंद्र, आपके सवाल जायज हैं कि लगातार अगर भ्रष्टाचार का ऐसे ही अगर बोलबाला है तो कैसे अंकुश लग पाएगा और निगरानी कितनी हो पाएगी कि किस तरीके से इन बिल्डिंगों में मानक विहीन काम पर रोक लगाया जा सके। जयबीर मावी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से गाजियाबाद भी मेट्रो सिटीज में गिना जाता है, गाजियाबाद की भी वही स्थिति है। गाजियाबाद काफ़ी जन दबाव गाजियाबाद में भी है। ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात की जाए, नोएडा में जैसे कि मुनेंद्र ने हमसे बताया कि लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो मानक विहीन है। गाजियाबाद की स्थिति कैसी है? गाजियाबाद कितना तैयार है ऐसे भूकंप और ऐसी ही कुदरती आपदा को झेलने के लिए? जयबीर, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मनोज जी, यदि हम बात करते हैं भवन निर्माण की, तो भवन निर्माण के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो या फिर अन्य अथॉरिटी, चाहे आवास विकास की हम बात करें, अछूते नहीं है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे हुए हैं, क्योंकि कारण है कि जो बिल्डिंग्स बनती है सब में हिस्सा तय है, हिस्सेदारी अधिकारियों की तय है कि मकान जब बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर पर जब लेंटर बनेगा उस समय इतना पैसा, दूसरे पर इतना, यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी तरह से आप कितनी शिकायत किसी विभाग को कर लीजिए, नियमों की अनदेखी हर जगह होती है। कोई भी बिल्डिंग नियम के जो मानक है उनके अनुसार नहीं बनाई जाती है। तो यदि ऐसी कहीं आपदा होगी, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद कंक्रीट का शहर बन चुका है, यहाँ पर जंगल नहीं है, खेत नहीं है और जो आबादी है वो लगभग शहरी आबादी हो चुकी है। गाजियाबाद की आबादी लगभग 30 से 35 लाख गाजियाबाद जनपद की पहुंची हुई है। गाजियाबाद में ही जगह है लोनी, अगर लोनी की हम बात करते हैं तो लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता है। जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो मतदाता लोनी की एक तहसील में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि गाजियाबाद जनपद की जो जनसंख्या है उसका अनुपात कितना होगा। जमीन की अगर हम बात करें तो कितना वर्ग मीटर जमीन हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं मकान निर्माण में कहीं ना कहीं हर हाल में एक तरह से नियमों की अवहेलना होती है और अधिकारी अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं। यदि कुछ लोग शिकायत भी करते हैं तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई अगर आदेश की बात करें, सरकारी आदेश कई बार ऐसी बिल्डिंगों पर आए हैं जो निर्माण मानक के अनुसार नहीं बनाई गई है, लेकिन आज तक भी उन मकानों को ध्वस्त नहीं किया गया। विभाग केवल खाना पूर्ति करते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कोई कितनी भी यहाँ पर शिकायत कर ले या कितने ही मानकों के अनुरूप जो नियम है उन्हें छोड़कर मानकों के विरुद्ध यहाँ पर मकान बने, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर गाजियाबाद में हम बात करते हैं, दिल्ली से सटा होने के कारण, तो जिसकी लखनऊ में पकड़ होगी, यानी कि जो सत्ता के नजदीक होगा वही अधिकारी गाजियाबाद में तैनात होते हैं। जिसकी सत्ता में पकड़ नहीं होगी उसको गाजियाबाद जनपद के दर्शन नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी पकड़ और अप्रोच के बावजूद यहाँ पर जमे रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अपना समय पूरा होने पर यहाँ से चले भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे सत्ता जब बदलती है तो सत्ता के तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी वहां पर अपनी गोटी फिट, यानी कि अपनी व्यवस्था के अनुसार गाजियाबाद जनपद का चार्ज लेते हैं। यही परंपरा गाजियाबाद में पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। लेकिन जब हम नियमों की बात करें, जब हम कानूनों की बात करें, या फिर जो भवन निर्माण है या फिर अवैध भूमाफिया, बिल्कुल जयबीर, अधिकारियों और प्रशासन की लापरवाही निश्चित रूप से जनता पर भारी पड़ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गिरीश शुक्ला, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसे उपग्रह का निर्माण करें जो हमारा चाइना के तरफ और बांग्लादेश की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो भी गतिविधियां हिमालय के उस पार हो रही हैं उनको हम यहाँ पर नोटिस कर सकें। वहां से गतिविधियां गलत होती हैं, उसका परिणाम हमारे देश को भोगना पड़ता है नेपाल के रास्ते, और गतिविधियां उधर से गड़बड़ होती हैं। इनके पास बहुत बड़ा मैग्नेट है, इनके पास कृत्रिम सूरज है, इनके पास कृत्रिम वर्षा करने का शक्तिशाली साधन है। कहीं की वर्षा करा सकते हैं, कहीं पे वर्षा रुकवा सकते हैं, ये सब साधन इनके पास है।
और ये हिला सकते हैं हिमालय के अंदर, वो तलाई में विस्फोट करके अंदर बड़े बड़े बमों का ये हिमालय को हिला सकते हैं। ये सब करते हैं, इसकी देख रेख ऊपर से हो सके कि नीचे से ये जान नहीं पाएंगे। आपको कोई जानकारी नहीं होती यहाँ के नेताओं को उस पार क्या हो रहा है। इसलिए हमारे गिरीश जी, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। आपकी भी बात एक पहलू हो सकता है आपकी भी बात का। हमारे साथ बीके जोशी सर जुड़े हुए हैं। जोशी सर, फाइनल कमेंट्स आपका लेना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने कही है कि लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला है अलग अलग प्राधिकरणों में। ऐसे में हमारे देश के लिए ये कितना भारी पड़ सकता है, खासकर बड़े शहरों में जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बन रही हैं, उनमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो ऐसे आपदाओं को वो बिल्डिंगें कैसे झेल पाएंगे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल हमारा ये कि हमारे देश और हमारे प्रशासन को क्या करना चाहिए जिससे कि इन आपदाओं से निपटा जा सके? ने अपने सवालों में ही जवाब भी दे दिया जी। जब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और निर्माण जो है अवैध हो रहे हैं, अवैध निर्माणों को वैध करार किया जा रहा है आदि आदि, उनका क्या परिणाम होगा ये तो समय ही बताएगा। घनघोर परिणाम होगा ये हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कितना घनघोर होगा यह जब कभी भगवान न करे ऐसा हो, कभी ऐसा भूकंप आया तो झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आगे क्या करें क्या न करें, तो बहुत छोटी सी बात है। दो बातें हैं। एक बात तो जनसंख्या को कम करने के लिए, यानी जनसंख्या पर काबू अंकुश लगाने के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रयास आज तक नहीं किया पिछले कम से कम 50 सालों में। तो जनसंख्या पर कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है, उसी का दबाव के कारण ये सब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार सख्ती के साथ सारे भवन निर्माणों के ऊपर अंकुश लगाए और उनकी क्वालिटी की चेकिंग करती रहे, तो जैसा अनेक देशों में होता है, कैलिफोर्निया के बराबर भूकंप कहीं नहीं आते और वहां के बराबर की हाई राइज बिल्डिंग में हमारे देश में कहीं नहीं है जी। लेकिन क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है कि आप अंधाधुंध कर रहे हो, तो अगर सख्ती सरकार करेगी तो कोई वजह नहीं है कि भूकंप से लोग हमारे यहाँ मारे जाएं। बाकी ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमारा आपका कोई बस है नहीं। अच्छा, एक छोटा सवाल सर और जहन में आ रहा है कि ऊर्जा की खोज के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी अलग अलग सरकारें बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके ज़मीन के भीतर बड़े बड़े विस्फोट कर रही हैं और ऊर्जा की खोज के लिए बड़ी बड़ी खुदाई कर रही हैं। क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं भूकंप पे हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो उसका असर भूकंप पर नहीं होता जी। दूसरी बात है, क्या आपने कभी ऐसी किसी मशीन को खुदाई करते हुए देखा है? अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। दरअसल ये ऊर्जा की, जैसे कि सर समुद्रों में बड़ी बड़ी मशीनें हैं तेल की खोज के लिए, या रेगिस्तान में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं तो अलग अलग ऊर्जा के लिए हर मशीन का अलग अलग वो है, ढंग है। जहां तक बात है सुरंग बनाने की जी, तो सुरंग बनाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सीधे सीधे विस्फोट कर देते हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है जी। और उस टेक्नोलॉजी में ये होता है, टनल बोरिंग मशीन होती है, टीबीएम कहते हैं जिसको। जहां मैंने टिहरी बांध में टनल बनते अपनी आंख से सामने खड़े होकर सुपरवाइज किया है, एक एक सेंटीमीटर की मैपिंग की जाती है, एक एक चीज को परखा जाता है, एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए महीनों लग जाते हैं। तो वो सब सारी चीजों को सोचा जाता है उसमें। अब उसके बाद भी अगर अनहोनी बात हो जाती है कि वो अब लंबी बात हो जाएगी, छोड़िए, लेकिन ये सुरंग बनने से भूकंप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत देख ठोक बजा के बनाई जाती सुरंगें। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ऊपर अगर कोई कमजोर इमारत बनी हुई है और नीचे सुरंग बन रही है, तो किसी वजह से उस इमारत में दरारें पड़ सकती है, इमारत गिर भी सकती है। हाँ बिल्कुल बीके सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कि न्यूज़ इंडिया को समय दिया। हमारे तमाम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र गुप्ता, आप नेपाल में बने हुए हैं, आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो भूकंप निश्चित रूप से ये कुदरत की ये आपदा है, हमारा इस पर बस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं, बहुत सारे ऐसे बचाव के कारण हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर हम अच्छे से निर्माण करें भूकंप रोधी बिल्डिंगें बनाएं, तो ऐसी आपदाओं से हम बच सकते हैं। साथ ही तमाम ऐसे उपाय हैं जो भूकंप आने के दौरान हम उनको अपनाते हैं तो हम भूकंप से बच सकते हैं।
तो जनहित में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।